हेलो स्टूडेंट, सोशल भी सविता में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। पढ़ाई आप लोग की अच्छी चल रही होगी। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई अपना जारी रखिएगा। चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। हमारा जो एक वीडियो है 6th क्लास की जो सामाजिक विज्ञान की बुक है, चैप्टर 3 है स्थल रूप एवं जीवन। 2 चैप्टर हमने पहले ही डाल चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा करके और अच्छे से कर लीजिएगा। और इस वीडियो को चलिए देखते हैं और कमेंट करना आप ना भूलें। आपको कोई भी डाउट है या कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, किसी और सब्जेक्ट के, या कुछ भी आपको लगता है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए हम अपना प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए हमारा ये जो अभ्यास के प्रश्न है और क्रियाकलाप आप अपने बुक में देखेंगे तो बुक के पीछे जब लास्ट वाले पेज पे क्रियाकलाप एवं प्रयोजनाएं लिखे होंगे, अभ्यास के प्रश्न है। हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका कस्बा या गांव या नगर किस प्रकार से स्थल रूप पर स्थित है? इस अध्याय में बताई गई विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं आप अपने आसपास देखते हैं? अब हम आंसर देखते हैं। हमारा नगर मैदान स्थल रूप पर स्थित है। हम अपने आसपास निम्नलिखित विशेषताएं देखते हैं। पहला है हमारे आसपास समतल भूमि, दूसरा है बड़े बड़े खेत, तीसरा है मिट्टी उपजाऊ और चौथा है आसपास नदियां। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न ये देखिए, आइए छोटा नागपुर से प्रयागराज और अल्मोड़ा की हमारी आरंभिक यात्रा पर चले। इस मार्ग में आने वाले 3 स्थल रूपों के बारे में बताइए। यहाँ 3 देखिए, तो देखिए इस यात्रा में हमें पठार, मैदान और पहाड़ी क्षेत्र 3 जो स्थल रूप है प्रमुख अनुभव हमें मिलता है। अब हम पहला देखेंगे पठार के बारे में। पठार छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। यह भारत का एक प्रमुख पठारी क्षेत्र है। यह एक मुख्य रूप से गुणवासन चट्टानों से बना है और यहाँ कोयला, लौह और खनिजों के विशाल भंडार पाए जाते हैं। यह पठार घने जंगलों, झरनों और नदियों से युक्त है और यहाँ नदियां कई जलप्रपात बनाती हैं, जैसे हुंडरू जलप्रपात। जलप्रपात मतलब झरने जैसे दिखते हैं कि ऊपर पहाड़ों से किस तरह से पानी गिरता है, उसे जलप्रपात कहते हैं। अब इसमें सेकंड हम पॉइंट देखेंगे। अब हमने अभी पठार के देखा है, अब हम मैदानी क्षेत्र के देखेंगे। गंगा का मैदान प्रयागराज, प्रयागराज गंगा के मैदान में स्थित है, जो एक समतल और उपजाऊ क्षेत्र है। यह एक जलोढ़ मिट्टी से बना है और कृषि के लिए उपयुक्त है, क्योंकि जलोढ़ जो है मिट्टी जो है कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस पर अच्छी फसल उगाई जाती है और फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। यह गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है, जिसे हम क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम कहा जाता है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। अब हमारा थर्ड है, ये देखिए थर्ड हमारा है पहाड़ी क्षेत्र। अल्मोड़ा की पर्वत श्रेणियां। अल्मोड़ा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित एक पर्वतीय नगर है, जो हिमाचल की तलहटी में बसा हुआ है। यह क्षेत्र शैल चट्टानों, घने जंगलों और घाटियों से युक्त है। थोड़ा मैं और ऊपर करती हूँ, देखिए घाटियों से युक्त है। अल्मोड़ा से हिमालय की सुंदरता, चोटी और त्रिशूल और नंदा देवी का मनमोहक दृश्य देखा जाता है। मतलब वहां इतना सुंदर सुंदर जो चोटियां, ऊंचे ऊंचे जाएंगे आप तो नंदा देवी और मनमोहक दृश्य, मतलब वहां के दृश्य जो है बहुत ही अच्छा है, मनमोहक है। वहां जैसे घूमने के लिए पर्यटन आते हैं दूर दूर से, तो ये सारी चीजें वहां बहुत अच्छा लगता है पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे तो। अरे हमारा थर्ड देखिए, भारत के कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की सूची बनाइए। यह भी लिखिए कि वह कौन से स्थल के अंतर्गत, स्थल रूप के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने इसमें राज्य भी मेंशन कर दिया है कि कौन सा राज्य में। आप तो तीर्थ स्थल बता सकते, कोई भी आपको जो मन में आ रहा है आप खुद से सूची बना सकते हैं।
और कौन सा स्थल पर मतलब मैदानी भाग पे है, पर्वत पे है या पठार पे है, या कौन से राज्य में स्थित है। तो इस तरह से आप एक सूची बना सकते हैं, डायग्राम बना करके। इस तरह से आप खुद अपने आप भी लिख सकते हैं। तो उत्तर में भारत की कुछ सिद्ध तीर्थ स्थल की सूची से संबंधित मैंने स्थल रूप है, जैसे तीर्थ स्थल है, राज्य है, स्थल रूप है। तो वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में है, मैदानी में है। और अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, मैदान भाग में है। और हरिद्वार है, उत्तराखंड में है, पर्वत है। और केदारनाथ जम्मू कश्मीर और पर्वत है। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर पर्वत। और सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, मैदान भाग में, मतलब समतल जमीने पर है, मैदानी भाग में। शिरडी महाराष्ट्र में है। और पठार। इस तरह से आप अपने कॉपी में भी नोट करते जाइएगा, और आप खुद से कहीं भी तीर्थ स्थल है तो उसको भी बना सकते हैं अपने आप, जो प्रसिद्ध है, सबसे फेमस है। तो आप बना सकते हैं कौन सा स्टेट में है और कौन सा राज्य है। मैंने इतना लिखा है, लेकिन आप अपने तरफ से और भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम सही और गलत फोर्थ प्रश्न करते हैं। सही और गलत बताइए। चलिए हमारा पहला है, हिमालय गोल शिखरों वाले नवीन पर्वत श्रृंखला है। हाँ, ये सही है। सेकंड है, पठार प्राय एक ओर से उठे हुए होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, हमारा राइट है। थर्ड है, पर्वत और पहाड़ियां एक ही प्रकार के स्थल रूप है। नहीं, गलत है ये। भारत में पर्वत, पठार और नदियां में एक ही प्रकार के वनस्पति और प्राणी जगत पाए जाते हैं। नहीं, गलत है। क्योंकि भारत में पर्वतों पर कोई और वनस्पति, किस तरह के और पौधे, जीव जंतु कोई और रहते होंगे, पठार पर कोई और जीव जंतु निवास करते हैं, नदियों में जलीय जीव है, तो एक तरह नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। अगला है, गंगा यमुना जमुना की सहायक नदी है। ये भी गलत है। अगला है, मरुस्थल का वनस्पति जगत और प्राणी जगत विलक्षण होता है। सही है, बिल्कुल। अगला है, हिम के पिघलने से नदियों में जल आता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हिमालय से जो बर्फ पिघलता है वो नदियों में जल आता है, तो बिल्कुल राइट है ये। मैदानों में नदियों द्वारा एकत्र किए गए तलछट भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। बिल्कुल सही है कि जो नदियों से मैदानी भागों में जो कटाव आकर के तो उसे उपजाऊ, तो बिल्कुल राइट है। और यहाँ देखिए लास्ट है कि सभी मरुस्थल गर्म होते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। ये सभी मरुस्थल गर्म नहीं होते। जैसे लद्दाख देखिए, लद्दाख वो ठंडे मरुस्थल है, तो सभी नहीं होते, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको भी करते जाइएगा। चलिए हम अब अगला प्रश्न नंबर 5 चलते हैं। देखिए, शब्दों से जोड़े बनाइए। देखिए यहाँ माउंट एवरेस्ट है, ऊंट है, पठार है, गंगा का मैदान है, जल मार्ग है, और माउंट किलिमंजारो है, यमुना है, और इधर है फिरका है, विश्व का छत है, धान की खेती है, मरुस्थल है, नदी है, गंगा है, सहायक नदी है, पर्वत का रोवर है। तो इस तरह से दोनों साइड से आपको जोड़े बनाना है, जैसे कि मैचिंग करना है। तो यहाँ देखिए मैंने नीचे आपके लिए आंसर भी है, या नीचे देख सकते हैं। माउंट एवरेस्ट पर्वतारोहण है, रफ नदी है, ऊंट मरुस्थल है, पठार विश्व की छत है, गंगा के मैदान धान की खेती, जलमा गंगा, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है, यमुना सहायक नदी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए अब हमारा जो है अभ्यास के प्रश्न था अभी खत्म हुआ, और ये पाठगत प्रश्न जो आपके चैप्टर के अंदर कुछ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, तो हम उस प्रश्न को अब करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसे भी हम चलिए देखते हैं और करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, स्थल रूपों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं और जीवन तथा संस्कृति के लिए इनका क्या महत्व है। अब आंसर देखिए, स्थल के प्रमुख प्रकार है, अभी हमने देखा था पर्वत है, पठार है और मैदानी। इनके भौतिक विशेषताएं और विस्तार बहुत भिन्न भिन्न अलग अलग है प्रकार के होते हैं। इन स्थानों पर रहने वाले लोग अपने दैनिक कार्य और जीवन शैली में इन स्थलों रूपों को प्रभावित होते हैं जिनमें वह निवास करते हैं। मान लीजिए कि जैसे कि जो पर्वत में रहते हैं, पठार में, मैदानी भागों में, तो जीवन शैली के लिए उसी तरह से रूप ढलते हैं, जो उनकी दिनचर्या है उस तरह से निवास करते हैं, वहां पे रहते हैं। अब पर्वत
पर्वतों पर कठिन जीवन और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जैसे कृषि और पर्यटन, मतलब जैसे पर्वत पर रहते हैं तो थोड़ा कठिन मुश्किल होता है जीवन, लेकिन वहीं से उनका संसाधनों का उपयोग जैसे कृषि से करते हैं या पर्यटन जो होते हैं उनसे उनकी होती है। पठार है, कृषि और खनिज संसाधनों के लिए उपयुक्त जीवन और संस्कृति पर जलवायु का प्रभाव होता है। मैदान में समतल और विस्तृत कृषि और व्यापार के लिए उपयुक्त सामाजिक और सांस्कृतिक विकास है। और अगला प्रश्न हमारा है जो सेकंड प्रश्न है, प्रत्येक देखिए सेकंड प्रश्न हमारा, प्रत्येक स्थल रूपों के साथ संबंधित जीवन की क्या चुनौतियां एवं अवसर। तो देखिए प्रत्येक स्थल की अपनी विशेषताएं, चुनौतियां और अवसर होते हैं। पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, रेगिस्तान और तटीय क्षेत्र। अब हम इनके बारे में जानेंगे। चलिए, पर्वतीय क्षेत्र कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी खनिज और पर्यटन की आवश्यकता प्रदान करते हैं। मतलब थोड़ा मुश्किल होता है पर्वतीय क्षेत्र पर जीवन, कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी वहां खनिज की प्रचुर मात्रा में पर्यटन जो है घूमने फिरने आते हैं, उनसे जो उनकी आमदनी होती है, कमाई होती है। और मैदानी क्षेत्र में कृषि और जनसंख्या घनत्व के कारण अवसर होते हैं। और यह रेगिस्तान में पानी की कमी और गर्मी से जूझ, मतलब रेगिस्तान में बहुत ज्यादा पानी की कमी होती है और गर्मी से जूझता है, लेकिन सौर ऊर्जा का अवसर वहां पे क्या है, मिलता है। वहां भले पानी की कमी है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। तटीय क्षेत्र समुद्री तूफान जैसे चुनौतियों का सामना करते हैं, जबकि मछली पालन और पर्यटन से भी लाभ मिलते हैं। मतलब वहां जैसे तटीय क्षेत्र में जो समुद्र के तटीय क्षेत्र में आसपास रहते हैं, तो कभी भी तूफान या कोई ऐसे घटती है तो वहां चुनौतियों का सामना तो करते हैं, लेकिन मछली पालन या पर्यटन से भी उन्हें लाभ मिलता है, उनके लिए यह अवसर है। चलिए अब हम थर्ड प्रश्न करेंगे। हमारा थर्ड प्रश्न है, कक्षा की गतिविधियों के रूप में 4 अथवा 5 विद्यार्थियों के समूह बनाइए और विद्यालय के आसपास के क्षेत्र का अवलोकन कीजिए। आपको किस प्रकार का दृश्य भूमि दिखाई देती है? क्या कुछ किलोमीटर की दूरी पर दृश्य भूमि में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? क्या लगभग 50 किलोमीटर के भीतर परिदृश्य में बदलाव होगा? अन्य समूह द्वारा की गई जानकारियों के साथ तुलना कीजिए। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन हुआ। अब हम यहां से आंसर करेंगे। मेरे स्कूल के आसपास की परिदृश्य समतल है। नहीं, जब मैं आगे जाता हूं तो मुझे गंगा नदी का मैदान मिलता है जो उपजाऊ है और इस क्षेत्र में फसलें उगाई जाती हैं। जब मैं 50 किलोमीटर आगे जाता हूं, मतलब 50 जो है कितना किलोमीटर मीटर आगे जाता हूं तो परिदृश्य पहाड़ी क्षेत्र और हिमालय पर्वत की तलछटी बन जाता है। मतलब जैसे ही गांव मैदानी क्षेत्र से 50 किलोमीटर आगे जाता हूं तो वहां क्या परिदृश्य पहाड़ी और क्षेत्र ऐसे बन जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, फोर्थ प्रश्न है, इन्हीं समूहों के साथ भारत में किसी भी क्षेत्र में की यात्रा के बारे में चर्चा कीजिए जहां वे जा चुके हैं। उन क्षेत्रों में दिखाई देने वाली विभिन्न प्रकार के दृश्य भूमियों की सूची बनाइए। अन्य समूहों द्वारा दी गई जानकारियों के साथ उनकी तुलना कीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं, छोटा नागपुर से प्रयागराज और अल्मोड़ा की हमारी आरंभिक यात्रा पर चलने इस मार्ग से आने वाली 3 स्थल रूप है, पर्वत, पठार और मैदान। ये हमारा अभ्यास में भी था और एक्स्ट्रा में भी इस तरह से क्वेश्चन था। अब हम चलिए अपना 5th क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा 5th क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र के माध्यम से चित्र 3.6 पृष्ठ संख्या 50 पर्वतों पर रहने वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाया गया है। कक्षा में समूह बनाकर चर्चा कीजिए और प्रत्येक के एक अनुच्छेद लिखिए। मतलब जैसे जो ये दिया है कि जिसके बारे में, जैसे आकाश में बाढ़ है, भूस्खलन है, तो इस सब के बारे में अनुच्छेद छोटा सा उनके बारे में बताना है कि क्यों आते हैं। और देखिए ये हम आप बुक खोलेंगे तो बुक में सारा जो पिक्चर है आपको बुक में मिल जाएगा। भूस्खलन है
पर्वतों का अनियमित रूप से आना हो गया, भारी हिमपात हो गया, बादल फटना हो गया, ठंडा मौसम हो गया और आकाश बाढ़ हो गया। ये सारे आपको बुक में ये सारे पिक्चर जो है मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। अब चलिए हम इसके आंसर देखते हैं। अब यहाँ आंसर देखिए, भूस्खलन। भूस्खलन तब होता है जब पहाड़ों से अचानक बहुत ज्यादा मात्रा में मिट्टी, पत्थर गिरने से हैं। भारी वर्षा या भूकंप के बाद ऐसा हो सकता है। घर नष्ट हो सकते हैं, परिवार और पशुधन की हानि हो सकती है। लोगों को ऐसी जगह से सावधान रहने की जरूरत होती है जहां उनके घर और खुद के लिए भूस्खलन की संभावना ज्यादा बनी रहती है। तो देखिए इस तरह से पिक्चर में किस तरह से दिखाया गया है कि ज्यादा जब आती है तो पानी कैसे किस तरह से गिरने लगते हैं, जमीन धंसती है इस तरह से। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम। यह देखिए अगला पॉइंट हमारा है आकस्मिक बाढ़। आकस्मिक बाढ़ एक अचानक और तीव्र बाढ़ है जो पहाड़ियों में भारी बारिश और बादल फटने, जैसे आप न्यूज देखते होंगे तो आज की न्यूज भी एक धर्मशाला में किस तरह से बादल फटने से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बादल फटने के बाद आ सकती है और पानी बहुत तेजी से बढ़ सकता है जिससे लोगों को बचकर निकलना मुश्किल हो जाता है। अचानक आने वाली बाढ़ से घरों को नुकसान पहुंच सकता है, सड़कें बह सकती हैं और यहाँ तक कि लोग घायल भी हो सकते हैं। पहाड़ों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रहने के लिए मौसम की चेतावनी से आकस्मिक बाढ़ के बारे में पता होना चाहिए। देखिए इस तरह से कि कैसे अचानक जो पानी के तेज देख सकते हैं कि पानी की कितना बहाव तेज, तो इस बहाव में कितने लोगों को घर, बहुत ज्यादा सड़कें, सारे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचती है। तो इस पिक्चर के माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए अगला हमारा पॉइंट जो है अनियंत्रित पर्यटन। अनियंत्रित पर्यटन को अर्थ है कि बहुत अधिक पर्यटन उचित समय, उचित प्रबंध के बिना पहाड़ों पर आते हैं। मतलब वहां कोई इतना व्यवस्था नहीं है, के बिना पहाड़ों पर आते हैं। इससे प्रदूषण, पर्यावरण को नुकसान और भीड़ भाड़ की समस्या हो सकती है। इसके पानी, भोजन और यातायात भी भीड़ जैसे स्थानीय संसाधनों पर भी दबाव पड़ सकता है और पर्यटकों की भीड़ भाड़ के स्थानीय लोगों को सांस्कृतिक प्रभावित होती है। मतलब अचानक लोग जैसे मान लीजिए घूमने चले गए, पर्यटकों के अनियंत्रित रूप से आ जाना, मतलब अचानक जैसे यहाँ पे कोई व्यवस्था इतनी नहीं है, लोगों को पता नहीं थी, अचानक इतने लोग आ गए, तो इससे लोगों को यहाँ पे असुविधा होती है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जैसे प्रदूषण या पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है या भीड़ भाड़ की समस्या हो सकती है। वहां जो आसपास के लोग हैं उनके लिए भी ये चीजें सही नहीं होती। अचानक जब लोग आ जाते हैं तो उनके लिए ज्यादातर दिक्कतें होने लगती है। अब अगला हमारा पॉइंट देखिए हिमस्खलन। हिमस्खलन तब होता है जब पहाड़ों की ढाल से अचानक बड़ी मात्रा में बर्फ, देखिए यहाँ बड़ी मात्रा में बर्फ या चट्टानें गिरती है। पहाड़ों में रहने वाले या यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह बहुत खतरनाक हो सकता है। हिमस्खलन घरों को नष्ट कर सकता है और सड़कों को अवरुद्ध कर सकता है जिससे लोगों की मदद मिलना मुश्किल हो जाता है। और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को हिमस्खलन को संकेतों के बारे में पता होना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे इस तरह से देखिए कि पहाड़ों से किस तरह से अचानक क्या होता है कि जो बर्फ होता है नीचे आने लगता है तो बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचने लगते हैं। अब अगला हमारा देखिए भारी बर्फबारी। भारी बर्फबारी के कारण सड़कें अवरुद्ध होने से आपूर्ति प्रभावित हो सकती है और बर्फ के कारण छतों भी गिर सकते हैं। मतलब अचानक ही जो देखते हैं कि किस तरह से यहाँ देख सकते हैं भारी बर्फबारी होने से जो छत के ऊपर जो छत है इनकी दब जाती हैं या रास्ताएं रुक जाती है, जाम हो जाती है, रोड बिल्कुल आवाजाही बंद हो जाता है। तो इससे भी क्या होता है बहुत ज्यादा नुकसान होने लगते हैं। अगला हमारा टॉपिक है बादल फटना। बादल फटना एक अचानक होने वाली घटना है जिसके कारण बहुत कम समय में भारी बारिश हो सकती है और पहाड़ी इलाकों में यह विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है क्योंकि
खड़ी ढालों के कारण पानी तेजी से नीचे की ओर बह सकता है और बादल फटने से बाढ़ आ सकती है, फसलों नष्ट हो सकती है, मानव और पशु को भी हानि हो सकता है। देख सकते हैं किस तरह से बादल फटने से ये दिया है और अचानक पानी तेजी से आ गया तो उसमें बहुत सारा चीजों को नुकसान पहुंचा देगा, क्योंकि लोग पहले से ही सावधान नहीं है, लोग नहीं है कि अचानक बादल फटेगा और उससे बहुत सारा घर माल और लोगों को पशु के लिए नुकसान पहुंच सकता है, तो इसमें जान माल की भी हानि पहुंच सकती है। अब अगला हमारा है ठंडा मौसम। देख सकते हैं ठंडा मौसम किस तरह से चित्र बना के भी दिया गया है। पहाड़ों पर ठंडा मौसम बहुत कठोर हो सकता है, इससे तापमान जम सकता है जो असुविधाजनक हो सकता है। लोग को सुरक्षित रहने के लिए अपने घरों में गर्म कपड़े और गर्मी की जरूरत होती है। ठंड के मौसम में अनाज उगाना और संसाधनों तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। मतलब जो ज्यादा इतना ठंड पड़ती है तो लोग अपने घर में जैसे अपने लिए गर्म कपड़े और गर्मी की जरूरतों के चीजें अपने घर में मतलब रखें ताकि उस समय इस्तेमाल करें। और ठंडी के मौसम में अनाज उगाना भी मुश्किल हो जाता है संसाधनों में, क्योंकि ठंड इतनी पड़ती है कि कोई भी कार्य देख सकते हैं किस तरह से बर्फ जम जाता है, ठंड हो जाता है, तो इस तरह से कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए, 6th प्रश्न जो है यहाँ पे देख सकते हैं 6th प्रश्न। यह भी विचार कीजिए कि जब पर्वतों पर इतनी सारी चुनौतियां हैं फिर भी लोग वहां क्यों रहते हैं। तो इन चुनौतियों के बावजूद आंसर है लोग पहाड़ों पर रहना पसंद करते हैं क्योंकि पहला देखिए पॉइंट है ताजी हवा। हवा प्रदूषण गैसों और धूल कणों से काफी हद तक सुरक्षित मिलती है, इससे उनका स्वास्थ्य और जीवन बढ़ता है और श्वास संबंधी बीमारियां कम होती है। मतलब वहां ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी जैसे धूलकण या प्रदूषण ज्यादा नहीं फैलती है। सेकेंड है प्राकृतिक सौंदर्य। एक प्राकृतिक सुंदरता और ध्वनि प्रकाश प्रदूषण नहीं बल्कि शांतिपूर्वक जीवन है। वह गतिविधियों पहाड़ पर वाह या बाहरी गतिविधियां अन्य स्थल रूप से भिन्न भिन्न तरह जैसे चढ़ाई पैराग्लाइड और पैदल यात्रा, मतलब लोग इस तरह से अन्य गतिविधियां भी वहां पहाड़ों पर कर सकते हैं। अलग अलग तरह के वृक्ष देख सकते हैं, सुंदरताएं देख सकते हैं, पहाड़ों की नजारा तो वहां इस तरह के प्राकृतिक की सुंदरता भी पेड़ पौधों के बीच में की मनमोहक होती है, अच्छी लगती है। अब थर्ड है पर्यटन। पहाड़ी क्षेत्र लोगों को आकर्षित करते हैं, इसलिए वहां बहुत पैसा खर्च करते हैं। उनकी अर्थव्यवस्था को समृद्ध करता है और हिंदुओं को मानना है कि संगम नदी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से जो मतलब घूमने जाते हैं या पर्यटन तो उनके ये मानना होता है कि हम जाएंगे धार्मिक स्थल पे। तो आज के हमारा वीडियो यही समाप्त होता है और कमेंट करना ना भूलें। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने कॉपी में नोट करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। और आपके किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा, आपके उसी टॉपिक को हम वीडियो लेकर आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।